नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम कोशिकाओं के विषय में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ लिए थे। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हमने माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के विषय में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, इसमें हमने गोल्जिकाए, अंतर्द्रव्यी जालिका, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्पिरोसोम, इन सभी के विषय में अध्ययन कर लिया था। और कल हमने स्टार्ट किया था झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित कोशिकांग, इसमें हमने दो कोशिकाओं की बात की थी। एक तो था राइबोसोम और एक था तारककाय। राइबोसोम के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। इसके विषय में हमने देखा था कि राइबोसोम की खोज है वो पलार्डे नामक वैज्ञानिक ने की थी 1955 ईस्वी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पलार्डे ने किसकी खोज की थी, राइबोसोम की। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, पलार्डे ने की थी। इसके बाद में इसके कार्य से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और इसके बाद में जब ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो इसके आधार पर इसे एक उपनाम दिया गया था कि इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो, जो राइबोसोम होता है ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसके अलावा हमने और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे जिनको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको वो टॉपिक भी, राइबोसोम वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाए। आज इस वीडियो में हम तारककाय के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कि 9th क्लास, 11th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कि वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, तारककाय। तारककाय जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। तो सबसे मुख्य जो पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसकी हमने कल भी बात की थी कि क्वेश्चन जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है इस पॉइंट के ऊपर कि इनमें से एक झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है। तो चार उनमें से आपको अलग अलग है कोशिकांगों के नाम दे देगा और इनमें से एक कोशिकांग में आपको या तो तारककाय मिल जाएगा या फिर राइबोसोम मिल जाएगा। तो आपको आंसर क्या करना, उसमें झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा हो जाएगा, या तो तारककाय आंसर हो जाएगा या राइबोसोम हो जाएगा। तो ये दोनों ही कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्ली विहीन या झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। इनके चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी खोज। इसकी जो तारककाय है इसकी खोज किसने की थी, तो इसमें दो वैज्ञानिक आते हैं। तो पहला आता वोन बेंडन। वोन बेंडन इन्होंने 1883 ईस्वी में तारककाय की खोज की थी। इसके बाद में इसका जो नाम है तारककाय या जो सेंट्रोसोम नाम है ये किसने दिया था, ये दिया था टी बावेरी ने। टी बावेरी ने इसे सेंट्रोसोम या तारककाय कहा था 1888 ईस्वी में। तो आप ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि इसकी खोज किसने की थी, वोन बेंडन ने की थी। और इसे नाम किसने दिया था तारककाय, तो टी बावेरे ने दिया था।
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि तारकाय की खोज किसने की थी, तो आपको आंसर जो करके आना वो आपको ये करके आना, क्योंकि खोजकर्ता का श्रेय नहीं दिया जाता, टी बावेरी को ही दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उपस्थिति की, कि कौन सी कोशिकाओं में ये पाई जाती है। तो सामान्यतः बात करें तो जितनी भी जंतु कोशिकाएं हैं, सभी जंतु कोशिकाओं में तारकाय पाया जाता है। सभी जंतु कोशिकाओं में तारकाय उपस्थित होता है। इसके अलावा जो लोअर प्लांट्स होती हैं, इनमें कुछ सवाल है, तो कुछ सवाल ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, तारकाय पाया जाता है। और कवकों की कोशिकाओं में भी क्या होता है, तारकाय उपस्थित होता है। लेकिन इनमें जो तारकाय होता है वो किसके पास होता है, तो केंद्र के पास पाया जाता है। तारकाय केंद्र के पास उपस्थित होता है। केंद्र के पास क्यों होता है, क्योंकि जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तारकाय, इस कारण से ये केंद्र के पास उपस्थित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो ये है कि ये जो पादप कोशिकाएं हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, पादप कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में तारकाय नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना। एक तो झिल्ली रहित कोशिका में होता है, इसकी खोज है वो टी बावेरी ने की थी, खोजकर्ता का श्रेय टी बावेरी को दिया जाता है, नामकरण दिया था इन्होंने टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में। और पादप कोशिकाओं में ये अब्सेंट होता है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसी होती है, तो पहले हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कि जो प्रत्येक तारकाय होता है, प्रत्येक तारकाय के अंदर क्या होता है, दो संघन बिंदु पाए जाते हैं। प्रत्येक तारकाय में दो संघन बिंदु पाए जाते हैं और इन बिंदुओं को हम कहते हैं तारक केंद्र। इन बिंदुओं क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं, या इन्हें हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं। तारक केंद्र या सेंट्रोमियर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2। अब होता क्या है कि इन तारक केंद्र की चारों ओर रंगहीन दरवा बना रहता है। इनकी प्रत्येक तारक केंद्र में क्या होता है, दो संघन बिंदु पाए जाते हैं, जिन्हें हम तारक केंद्र कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। इन सेंट्रोमियर की चारों ओर रंगहीन दरवा बना रहता है और इस दरवा को हम कहते हैं तारक परिकेंद्र। तारक परिकेंद्र या इसे हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। एक बार दोबारा से समझ लो इसको कि जो प्रत्येक तारक केंद्र होता है उसमें दो संघन बिंदु पाए जाते हैं। इन बिंदुओं को हम कहते हैं तारक केंद्र या सेंट्रोमियर। इन सेंट्रोमियर की चारों ओर रंगहीन दरवा भरा रहता है। इस दरवा को कहते हैं तारक परिकेंद्र या सेंट्रोस्फीयर। तो इस प्रकार से जो तारकाय की संरचना बनती है, यानी कि प्रत्येक तारकाय की जो संरचना बनती है उसमें किस प्रकार से बनती है, इसमें दो तो तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं और इसके साथ में तारक परिकेंद्र उपस्थित होता है। ये होती है तारकाय की संरचना सामान्य रूप से देखें तो। अब बात करते हैं तारकाय की जो स्ट्रक्चर संरचना है वो वास्तविक रूप से कैसी होती है, इंटरनल यानी कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है वो एक बार देख लेते हैं। तो आंतरिक संरचना में साथ साथ मैं चित्र भी बना दूंगा, तो एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें तीन सूक्ष्म नलिकाओं के समूह पाए जाते हैं। तीन सूक्ष्म नलिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं और इन समूहों की संख्या कितनी होती है, 9 होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं तो मैं साथ साथ स्ट्रक्चर बना देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो टोटल 9 होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6
7, 8, ये कहाँ बना, यहाँ पे 2 बना देते हैं, 8 और 9, ये होते हैं 9 इस प्रकार से 3-3 की समूह होते हैं। 3-3 सूक्ष्म नलिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं। और इसमें होता क्या है कि मध्य के अंदर एक छड़ पाई जाती है, मध्य में एक रोड उपस्थित होती है, छड़ उपस्थित होती है, जिसका व्यास होता है 25 एंगस्ट्रॉम। यानी कि मध्य में एक छड़ पाई जाती है जिसका व्यास होता है 25 एंगस्ट्रॉम। इस छड़ से क्या होते हैं, 9 सूक्ष्म तंतु निकलते हैं। इस छड़ से 9 तंतु निकलते हैं और ये निकल करके 9 तंतु निकलते हैं और ये तंतु प्रथम सूक्ष्म नलिका से जुड़ते हैं। यानी कि जो बीच में छड़ उपस्थित होती है जो कि 25 एंगस्ट्रॉम की होती है, इससे क्या होते हैं, 9 तंतु निकले रहते हैं और ये तंतु जाकर के किससे जुड़ जाते हैं। एक बार देखो ये वाली संरचना देख ले, तो इसका लास्ट वाला जो तो सूक्ष्म तंतु फर्स्ट वाले से जुड़ा रहता है और ये सभी इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से। अब इस पॉइंट की बात कर लेते कि 9 सूक्ष्म तंतु निकलते हैं इस छड़ से जो मध्य में उपस्थित होती है, और ये जो प्रत्येक सूक्ष्म नलिकाओं का जो समूह उपस्थित होता है उसके प्रथम सूक्ष्म तंतु के जो सूक्ष्म नलिका है उसके साथ में जुड़े रहते हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं एक बार देख लो, ये ऐसे इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये संरचना बन जाती है। आप खुद ही देख के बताओ ये कैसी संरचना नजर आ रही है। यानी कि जो हमारे तारकाई की संरचना होती है वो कैसी होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। बैलगाड़ी का पहिया आप लोगों ने देखा होगा, सेम इसी प्रकार से होता है। ऐसी संरचना होती है तारकाई की, जिसके अंदर 3-3 समूहों में 9 समूह पाए जाते, 3-3 सूक्ष्म नलिकाओं की। ये देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसमें मध्य में क्या होता है, एक छड़ उपस्थित होती है जिसमें 25 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसका व्यास 25 एंगस्ट्रॉम होता है। इससे 9 सूक्ष्म तंतु निकले रहते हैं और ये तंतु जो प्रत्येक 3-3 सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है उसमें प्रथम सूक्ष्म नलिका के साथ जुड़े रहते हैं। अब इन सूक्ष्म नलिका की बात कर लेते हैं। एक बार इसकी बात कर लेते हैं। ये जो आपको छोटी सी संरचना नजर आ रही है, तो ये अंदर से कैसे होती है, तो इसमें क्या होते हैं, 13 तंतु पाए जाते हैं। 13 तंतु उपस्थित होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं। इसमें 13 होते हैं, 3, 4, 5, ये 13। इस प्रकार की संरचना होती है इन सूक्ष्म नलिकाओं की, जिसमें 13 तंतु पाए जाते हैं। और ये तंतु बने किसके होते हैं, तो मुख्य रूप से देखें तो इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको यहां पे लिख देता हूं। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं ये जो 13 तंतु उपस्थित होते हैं सूक्ष्म नलिकाओं में, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके साथ में कुछ मात्रा वसा की भी होती है और इसमें एटीपेज एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। यानी कि ये होती है तारकाई की संरचना, जो कि बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। एक बार दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें 3-3 सूक्ष्म नलिकाओं के 9 समूह पाए जाते हैं जो कि परिधि की ओर स्थित होते हैं। परिधि की ओर स्थित होते हैं, जबकि इसके केंद्र में
एक छड़ पाई जाती है जो कि 25 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती है। इस छड़ से 9 सूक्ष्म तंतु निकलते हैं और ये तंतु प्रत्येक प्रथम सूक्ष्म नलिका, ये वाली, इसके साथ में जाकर के जुड़ जाते हैं। और ये हम संरचना देखते हैं तो एक बैलगाड़ी के पहिए के समान हमें नजर आती है। अब सूक्ष्म नलिकाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका में क्या होता है, 13 तंतु उपस्थित होते हैं। ये देखो आप देख सकते हैं इस संरचना में। और ये प्रत्येक तंतु किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और इसमें साथ में कुछ मात्रा वसा की होती है और एटीपेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। ये संरचना होती है तारकाई की। अब बात कर लेते हैं तारकाई की कार्य क्या होते हैं। तारकाई के बारे में हमने लगभग जानकारी प्राप्त कर ली है। जो मुख्य जो बनता है कि तारकाई कार्य क्या करता है हमारी कोशिका में, वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य कार्य होता है कि जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण, जो तारक केंद्र होते हैं, कोशिका विभाजन के समय तारक के अंदर तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका विभाजन के समय तारक केंद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। आपने कोशिका विभाजन पढ़ा होगा, इसमें इस प्रकार की संरचना देखी होगी कि इससे बहुत सारे ऐसे तर्कु तंतु निकले रहते हैं, इससे इधर निकले रहते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, ये तारक केंद्र है और इनसे तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ये होता है तारकाई का मुख्य फंक्शन। इसके बाद में बात करें तो जब शुक्राणु क्रिया होती है, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया होती है, यानी कि शुक्र जनन की क्रिया होती है, तो उस समय शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु के निर्माण के समय जो पुंछ बनती है इसमें, उस पुंछ का जो उद्गम होता है या पुंछ का निर्माण होता है, वो तारक केंद्र से होता है, तारक काय से होता है। यानी कि शुक्राणु जनन के समय शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्राणु के निर्माण में जो पुंछ का उद्गम होता है वो किससे होता है, तारक केंद्र से ही होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है कि जो तारक केंद्र होता है, तारक केंद्र पक्षमाभिका एवं कसाभिका, पक्षमाभिका एवं कसाभिका में आधार कणिका का निर्माण करता है। आधार कणिका का निर्माण करता है। यानी कि जो नेक्स्ट फंक्शन वो हो जाएगा कि जो तारक केंद्र होते हैं ये क्या करते हैं, पक्षमाभिका और कसाभिका, इनमें आधार कणिका का निर्माण करते हैं। ये मुख्य रूप से 3 कार्य हो गए तारक काय के। पहला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोशिका विभाजन के समय तारक केंद्र तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु जनन के समय जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस शुक्राणु में जो पुंछ होती है उसका उद्गम वो तारक काय के द्वारा ही होता है। जो नेक्स्ट कार्य है तीसरा वो होता है कि तारक केंद्र होते हैं ये पक्षमाभिका और कसाभिका में आधार कणिका का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये 3 कार्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे मुख्य बात है कि इसमें ये एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसके अलावा इसके जो खोज है वो सबसे पहले जो खोज की थी वो बेंडन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1883 में, और फिर टी बावेरी थे जिन्होंने इसको नाम दिया था तारकाई या सेंट्रोसोम। ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में सभी में उपस्थित होते हैं। और इसकी जो संरचना होती है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। और इसकी जो संरचना में आंतरिक संरचना की बात करें तो उसके अंदर क्या होते हैं, परिधि की ओर 9 सूक्ष्म नलिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जबकि केंद्र में एक 25 एंगस्ट्रॉम व्यास की छड़ पाई जाती है और जिससे 9 सूक्ष्म तंतु निकले रहते हैं और वो की जो प्रथम सूक्ष्म नलिका उससे जुड़े रहते हैं। इसके बाद में हमने बात की कि जो सूक्ष्म नलिका होती है उस सूक्ष्म नलिका है उसमें 13 तंतु पाए जाते हैं और उन 13 तंतु ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, साथ में वसा उपस्थित होती है और एटीपेज एंजाइम होती है। इसके बाद में इन कार्यों की बात की थी।
इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने तारकाय के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ में जो 12th क्लास है उन सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।